गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेविस का जो अपरदन चक्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे भौगोलिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। 1889 में डेविस ने अपरदन चक्र संकल्पना को प्रस्तुत किया था। इसके बाद इन्होंने इनका और विस्तृत अध्ययन करने के बाद 1894, 1899 और 1902 में इस सिद्धांत को व्यापक रूप से क्या किया, प्रस्तुत किया। डेविस ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा कि अपरदन चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रमों द्वारा अपरदित होकर एक आकृतिविहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। उनका कहने का तात्पर्य है कि कोई भी एक ऊंचा उठा हुआ भूखंड, ऊंचे उठे भूखंड से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जो आपके पठारी क्षेत्र हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो एक ऊंचा उठा हुआ भूखंड अपरदन के प्रक्रम क्या है, जो धरातल के ऊपर सक्रिय होकर या गतिमान होकर उस पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं और उसमें काट छांट करते हैं, तो उन्होंने कहा है अपरदन के प्रक्रम। आगे इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। द्वारा अपरदित का मतलब, अपरदन का मतलब यहाँ पर होता है घिसना, यानी कि अपरदन के जो कारक हैं, प्रक्रम हैं, उस ऊंचे उठे भूभाग को घिसते हैं और एक आकृतिविहीन समतल मैदान में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अर्थात जो ऊंचाइयाँ होती हैं उनको निकटवर्ती जो सतह है उसके बराबर क्या कर देते हैं, घिस देते हैं, नीचा कर देते हैं। तो डेविस ने इसको इस तरह से परिभाषित किया है। इसके बाद वो लिखते हैं कि दृश्य भूमि से मतलब है कि जो आपको दिखाई दे रहा है, दृश्य धरातल जो दिखाई दे रहा है, दृश्य भूमि संरचना, प्रक्रम और अवस्था का क्या है, परिणाम है या प्रतिफल है। तो यहाँ पर इन तीन जो शब्द हैं इनको हमें व्यापक रूप से समझने का आवश्यकता है। उन्होंने इसे समझाते हुए बताया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि संरचना से डेविस का तात्पर्य है चट्टान, अर्थात चट्टान की जो प्रकृति और स्थिति है वो कैसी है। प्रकृति से मतलब यहाँ पर चट्टान की, अर्थात चट्टान कठोर है या मुलायम है, वो सरंध्र युक्त है या उसमें सरंध्र नहीं पाए जाते हैं। स्थिति से तात्पर्य है चट्टान की कि जो चट्टानी जो परत होती हैं वो ऑरिजेंटल है, यानी कि क्षैतिज अवस्था में बिछी हुई है, या वर्टिकल यानी कि लंबवत स्थिति में है। तो यहाँ पर जो अपरदन के जो कारक हैं उनका प्रभाव चट्टानों पर उसी रूप में पड़ता है जैसी उनकी प्रकृति और स्थिति होती है। यदि चट्टानें कठोर हैं तो अपरदन के जो प्रक्रम हैं उसको लंबे समय तक क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, घिसेंगे। अर्थात जो अपरदन चक्र जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा, लंबे समय तक सक्रिय रहेगा। और जो चट्टानें, जिस क्षेत्र की चट्टानें कोमल होती हैं, अर्थात जिन चट्टानों की प्रकृति कोमल होती है, उन क्षेत्रों में जो अपरदन के प्रक्रम हैं वो उस ऊंचे उठे भूभाग को शीघ्र ही क्या कर देते हैं, घिस देते हैं और निकटवर्ती सतह के बराबर ला देते हैं। इसी प्रकार स्थिति यानी कि चट्टान की जो चट्टानें हैं वो क्षैतिज अवस्था में हैं, लंबवत अवस्था में। यदि वो क्षैतिज अवस्था में एक परत के ऊपर दूसरी परत के रूप में बिछी हुई है तो उनका अपरदन धीमी गति से होता है, जबकि जो चट्टानें जिनकी स्थिति लंबवत होती है उनका जो कटाव है वो क्या होता है, तीव्रता से होता है। तो इस प्रकार उन्होंने संरचना से तात्पर्य बताया है कि चट्टान की प्रकृति और स्थिति किस प्रकार की है। प्रक्रम के संदर्भ में वो बताते हैं कि धरातल पर परिवर्तन लाने वाले कारक। प्रक्रम से उनका तात्पर्य क्या है कि धरातल के ऊपर, या वो धरातल ऊपर उठ रहा है या नीचे हो रहा है, उसको इस तरह की स्थिति में लाने वाले जो कारक हैं वो क्या है, उनको उन्होंने क्या कहा है, प्रक्रम कहा है। इन्हें उन्होंने दो भागों में बांटा है, जिन्हें अंतर्जात बल या आंतरिक शक्तियाँ या आंतरिक कारक, और दूसरा है बाह्य शक्तियाँ या बाह्यजात बल। आंतरिक शक्तियाँ या अंतर्जात बल के अंदर भूकंप और ज्वालामुखी हैं, जो पृथ्वी के भूगर्भ से उत्पन्न होकर धरातल की जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। या तो कोई भूभाग ऊंचा उठता है या कोई भूभाग नीचे धंस जाता है। इस तरह से प्रक्रमों का जो काम है वो क्या है, धरातल पर परिवर्तन लाना। ऐसी जो बाह्य शक्तियाँ हैं उनके अंतर्गत वायु, जल, हिमानी, सागरीय लहरें और भूमिगत जल, ये 5 कारक
बाह्य जात जो शक्तियाँ हैं या जो प्रक्रम हैं या अपर्दन के कारक भी इनको कह सकते हैं, वो धरातल के ऊपर जो ऊंचे उठे भूभाग हैं उनको घिसने का काम करते हैं। घिसने का काम करते हैं तो ऊंचे उठे भागों से पदार्थ को क्या करते हैं, परिवहन करते हैं और कहाँ डिपॉजिट करते हैं, जो निम्नवर्ती भूभाग है वहाँ जाकर उनको क्या कर देते हैं, निक्षेपित कर देते हैं। तो इस प्रकार प्रक्रम का काम है धरातल पर परिवर्तन लाना। आंतरिक शक्तियाँ धरातल को विषम बनाती हैं और जो बाह्य शक्तियाँ हैं वो धरातल को क्या करती हैं, विषमताओं को कम करके उनको समतल करने में लगी रहती हैं। इसलिए आंतरिक शक्तियों को विषम शक्ति कारक के रूप में भी जाना जाता है, जबकि जो बाह्य शक्तियां हैं उनको समतल स्थापक शक्तियों के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद डेविस का जो तीसरा जो शब्द है उन्होंने जो इस्तेमाल किया वो है अवस्था। अवस्था से तात्पर्य यहाँ पर है समय, यानी कि कोई भी प्रक्रम, ये जो 5 प्रक्रम हैं, वायु, जल, हिमानी, सागरीय लहरें, भूमिगत जल, इन प्रक्रमों में से कोई भी जिस क्षेत्र में कार्य करता है उसकी अवधि क्या होगी, वो कितने लंबे समय तक क्या करेगा, सक्रिय रहकर उस धरातल को घिसेगा, उसको उन्होंने क्या कहा है, अवस्था कहा है। तो प्रक्रम के समय अनुसार कार्य करने की सीमा से अवस्था का पता चलता है, यानी कि जो प्रक्रम है उस ऊंचे उठे भूखंड को घिसने में कितना समय लग रहा है, उस पीरियड को क्या कहा, डेविस ने क्या कहा है, अवस्था शब्द से इसको लिया है। आगे चलकर हम इसको और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि जिस प्रकार मानव के जीवन की 3 अवस्थाओं होती हैं, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है, तो उसी प्रकार हमारे जो भूखंड हैं उनमें भी इसी प्रकार का एक चक्र पाया जाता है। जब वो परम ऊंचाई पर होते हैं तो उसको युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, और जब प्रक्रम शुरू होता है तो वो तब भी उसकी ऊंचाई उतनी बनी रहती है, उसको युवावस्था, और जब प्रक्रम उसको काट छाँट कर घिस कर नीचा कर देते हैं और उसका जो महत्व है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो उतना प्रभावी नहीं रहता है, निकटवर्ती सतह के बराबर हो जाता है, तब उसको कहा गया है वृद्धावस्था। तो यहाँ पर अवस्था से तात्पर्य कि एक समय अवधि के अंतर्गत कोई भी ऊंचा उठा हुआ भाग कितने समय में जो निकटवर्ती सतह है उसके बराबर हो जाता है। थैंक यू।